हेलो स्टूडेंट, आज हम केल्विन वेन्सन जो चक्र है C3 चक्र, उस C3 चक्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम चक्र बनाएंगे उसको लिखना भी हमें उसी प्रकार से है। अगर हमें चक्र बनाना नहीं आएगा तो हम कैसे लिख पाएंगे, इसलिए हमें ध्यान से इस चक्र को पढ़ना है। देखिए, इस चक्र को हम जो है एक शॉर्ट रूप में बनाएंगे, और जो शॉर्ट फॉर्म है उनको मैं यहाँ पर एक फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ। कौन कौन सी इसमें शॉर्ट फॉर्म आएंगी, जिनका फुल नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए। देखो इधर एक है आपका PGA, और इस PGA का जो पूरा नाम होता है वो होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ये ध्यान रखना है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA का। एक होता है आपका PGAL। ये जो इस प्रकार की जो फॉर्म है वो हम जब चक्र पढ़ेंगे, जब यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे PGA PGAL, मैं यहाँ पर हिंदी में नाम बता रहा हूँ कि इनका क्या होता है। इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड होगा आपका PGAL का नाम। अगली बात समझ में, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसके बाद एक शब्द आएगा आपका F। तो F को हमने नाम दिया है फ्रक्टोज। क्या नाम दिया है? फ्रक्टोज। फिर आपको शब्द आएगा P। तो P को बोलेंगे फास्फेटेज या फास्फेट। फास्फेट, ये P शब्द भी यहाँ पर आता है, तो P शब्द को नाम देते हैं क्या? फास्फेट। फिर एक और आता है आपका DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये भी आएगा कहीं कहीं DI, इसको बोलते हैं डाई। डाई मीन्स होता है दो। तो डाई मीन्स क्या होता है? दो। कोई भी अणु होते हैं तो वहाँ डाई बोलते हैं उसको। तो डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। तो ये आपके चक्र में, ये शॉर्ट फॉर्म में, और हमें ये पूरा नाम नहीं लिखेंगे और केवल हम शॉर्ट रूप में चलेंगे। PGA, PGL, F, P, DHAP, DI, इस तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे। अब हम इस चक्र की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चक्र को C3 चक्र नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो चक्र होता है वो शैवालों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शैवालों में। और शैवालों में जो पाया जाता है, इन शैवालों में ये जो PGA है, PGAL है, ये सभी जो पदार्थ होते हैं ये 3 कार्बन वाले परमाणु हैं। इनमें कितना कार्बन परमाणु होता है? 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इसलिए इस चक्र को नाम दिया है कौन सा? C3 चक्र। और किसमें? शैवालों में ये प्रकार का चक्र होता है। और इस चक्र के द्वारा हमें CO2 और जल को ग्रहण करके, और इस चक्र के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट का क्या करना है? निर्माण करना है। क्योंकि हम जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो अप्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, और अप्रकाशीय अभिक्रिया में सबसे पहले जो हमारा चक्र है वो है केल्विन वेन्सन चक्र। कौन सा चक्र है? केल्विन वेन्सन चक्र। देखो इधर, सबसे पहले क्या होता है, मैं यहाँ से चक्र को स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर से हमारे पास एक यौगिक है जिसका नाम है राइबुलोज
5 फास्फेट। पी का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है फास्फेट। राइबुलोज 5 फास्फेट, ये जो राइबुलोज 5 फास्फेट जो अणु होता है, कितने अणु होते हैं इसके? 6 अणु होते हैं बेटा। राइबुलोज 5 फास्फेट जो होता है इसके कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं राइबुलोज 5 फास्फेट के। अब क्या करते हैं कि ये जो राइबुलोज 5 फास्फेट है इसमें एक अणु और फास्फेट का जुड़ जाता है। ये फास्फेट है, एक अणु और फास्फेट का जुड़ेगा। फास्फेट का कौन देगा? एटीपी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एटीपी है ये एक फास्फेट को दे देगी, और जब एक फास्फेट को दे देती है तो बचता है क्या? एडीपी। क्या बचेगा बेटा? एडीपी, क्योंकि एडीपी चेंज हो गया है। एडिनो ट्राइफास्फेट, 3 फास्फेट है यहाँ पर 2 रह गए, एक इसको दे दिया, तो यहाँ पर इसको दे दिया तो इसको क्या नाम देंगे? अब इसका नाम हो जाएगा राइबुलोज। मैंने अब इसको शॉर्ट में लिख लिया RI को, राइबुलोज 1,5 डाई फास्फेट। क्या नाम हो जाएगा? राइबुलोज 1,5 डाई फास्फेट। पहले एक ही फास्फेट था, अब फास्फेट कितने हो गए? 2 हो गए, 1 और एक 5, तो लिख दिया मैंने 1,5 डाई फास्फेट। राइबुलोज 1,5 डाई फास्फेट हो गया। एटीपी को ग्रहण करके ऐसी स्थिति हुई है। अब क्या होता है आगे देखो। अब ये जो राइबुलोज 1,5 जो डाई फास्फेट है ये ग्रहण करता है, ये भी 6 अणु वाला यौगिक है, 6 अणु है इसके भी। कितने अणु हैं? 6 अणु। अब ये ग्रहण करता है CO2। अब आपको पता है कि इसके 6 अणु है तो CO2 के भी कितने अणु ग्रहण करेगा? 6 अणु। इधर देखो बेटा, ये CO2 के कितने अणु ग्रहण करता है? 6 अणु, तो 6 CO2, 6 अणु CO2 के ग्रहण करता है, और 6 अणु ग्रहण करता है एक इसके आपके जल के। तो 6 अणु तो CO2 के ग्रहण करता है, और 6 अणु किसके ग्रहण करता है? जल के। 6 अणु इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि राइबुलोज जो 1,5 डाई फास्फेट जो यौगिक है वो 6 अणु वाला यौगिक है, ग्रहण करेगा। और 6 अणु जब ग्रहण करता है तो 6 अणु तो ये रहे, और 6 अणु कर रहा है वो CO2 से ग्रहण। तो 6 अणु जब CO2 से ग्रहण करता है तो यहाँ पर इस स्थान पर बहुत ध्यान देना है, इस स्थान पर यहाँ पर 12 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 12 अणु। और 12 अणु जो बनते हैं वो एक 3 कार्बन वाला यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं 3PGA। क्या बोलते हैं बेटा उसको? 3PGA। यहाँ पर नाम लिख रहा है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 3 इसलिए आया है क्योंकि ये 3 कार्बन वाला यौगिक है। कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला। हम इनको कोष्टक में बंद करते हुए चलेंगे। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका 1,6 डाइफास्फेट, ये भी 6 अणु वाला यौगिक है। और उसके बाद आपका जो यौगिक बना है वो 12 अणु वाला बना है, और वो है 3PGA। कौन सा बना है? 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया। अब ये जो अभिक्रिया होती है ये वाली यहाँ से ये कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में होती है। कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सिलेज। क्योंकि जब हम लिखेंगे तो हमें समस्या नहीं आएगी। हम लिखेंगे राइबुलोज 1,5 डाइफास्फेट CO2 रेसिड्यू को ग्रहण कर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PGA में बदल जाता है। बदल गया 3PGA में। अब आगे देखना है आपको, नज़र इधर रखनी है क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए हमेशा नज़र को यहाँ पर ध्यान रखना है। 12 अणु बने किसके? 3PGA के।
अब ये जो 3PGA के 12 अणु बने हैं, तो ये एटीपी से फिर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब आपको पता है 3PGA के यहाँ 12 अणु हैं, यहाँ राइबोलोज 5-फास्फेट के 6 अणु थे, तो यहाँ पर 6 एटीपी थी, ध्यान रखना है, ठीक है, 6 एटीपी। लेकिन यहाँ पर 12 अणु हैं, तो यहाँ पर कितने एटीपी लेंगे? 12 एटीपी। और ये जो 12 एटीपी है ये चेंज हो जाते हैं आपके 12 एडीपी में, क्योंकि एटीपी से ऊर्जा को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब एक फास्फेट और जुड़ गया इसमें, ठीक है, तो अब इसको नाम देंगे 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो 1,3 डाई, शॉर्ट में लिख दिया हमने डाई, और PGA, तो 1,3 डाई PGA, ये भी आपका 12 अणु वाला है। इसमें भी PGA के कितने अणु हैं? 12 अणु। ये PGA के हो गए कितने अणु? 12 अणु। एक बार फिर से, राइबोलोज 5-फास्फेट, इसके 6 अणु थे, एटीपी से ऊर्जा ग्रहण करके राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट बनाया, और फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 और H2O को ग्रहण करते हुए 3PGA यौगिक बनाया है। ये जो 3PGA यौगिक होता है, वो जो शैवाल होते हैं, उन शैवालों में ये एक स्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है ये? स्थायी यौगिक, जो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए 3PGA यौगिक नाम दिया है, स्थायी यौगिक। और ये 3PGA के कितने अणु हैं यहाँ पर? 12 अणु। यहाँ पर 12 अणु जो 12 एटीपी है, उनसे ऊर्जा ग्रहण करके और निर्माण करते हैं 1,3 डाई PGA। और 1,3 डाई जो PGA है, उसके भी कितने अणु बनते हैं? 12 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 12 अणु। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा काइनेज एंजाइम। ये एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं, तो ये एंजाइम हो गया आपका काइनेज एंजाइम। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो आपका 3 डाई जो PGA है, अब इसका होता है अपचयन। जगह कम है, मैं इधर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। यहाँ से मोड़ देता हूँ मैं, ये हो गया इसका अपचयन होगा। क्या होगा इसका? अपचयन। इसके अपचयन के लिए जो NADPH है, वो अणु काम में आते हैं। तो 12 अणु लेंगे NADPH के, 12 अणु लेते हैं NADPH के, और ये 12 अणु इसके अपचयन में काम में आते हैं, और ये बदल जाते हैं NADP में। NADP। एक बार फिर से देखो, 1,3 डाई जो PGA है, इसके 12 अणु होते हैं और इनका अपचयन होता है। इनके अपचयन के लिए NAD जो PH है, उसके 12 अणु लिए जाते हैं, और 12 अणु NADPH के चेंज हो जाते हैं 12 NADP में। तो यहाँ पर इसका अपचयन होता है। तो ये इस तरीके से तीर का चिन्ह लगाएंगे। हो गए अपचयन। इसके अपचयन होने पर यहाँ पर बनता है 3PGAL। मैंने अभी आपको नाम बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है PGAL। PGAL का पूरा नाम है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। PGAL का पूरा नाम क्या है? फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के भी कितने अणु बनते हैं? 12 अणु बनते हैं। ये अपचयन होने के बाद 1,3 डाई PGA का अपचयन होता है, और 3PGAL अर्थात फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो 3PGAL के कितने अणु बन गए? 12 अणु बन गए। अब देखो, हम ये जो केल्विन बेल्सन चक्र पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें किसका निर्माण करना है? ग्लूकोज का निर्माण करना है। क्योंकि हमने यहाँ पर CO2 को ग्रहण किया है। CO2 को ग्रहण करके इस पूरे चक्र में CO2 और जल को ग्रहण करके हमें निर्माण किसका करना है? ग्लूकोज का। अब कैसे होगा, यहाँ से देखो आगे।
ये जो 3PGL के 12 अणु हैं, इनमें से 10 अणु 3PGAL, यहाँ पर इसके 10 अणु तो एक तरफ हो गए, और एक अणु, एक अणु ये 3PGL का और एक अणु ये 3PGL का, इस तरीके से बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 10 अणु तो ये हो गए, एक अणु यहाँ पर हो गया और एक अणु ही 3PGL का यहाँ पर हो गया। एक अणु ये रहा, एक ये रहा, एक और एक 2, 10 और 2 टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। ये जो 2 अणु होते हैं ये 3PGL के, ये आगे चल करके ग्लूकोज के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होते हैं? ग्लूकोज के निर्माण। केवल 2 ही अणु ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, बाकी के जो 10 अणु होते हैं वो वापस चक्र में घूमते हुए और किसका निर्माण करते हैं? राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण करेंगे। एक बात फिर से सुनो, 3PGL के 12 अणु होते हैं, उनमें से केवल 2 ही अणु ही ग्लूकोज के निर्माण में भाग लेते हैं। यही अणुओं से ही ग्लूकोज का निर्माण होगा। बाकी के जो 10 अणु होते हैं वो पुनः राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण करते हैं, ताकि ये दोबारा से पुनः चक्र चलता रहे। तो लगातार ये चक्र चलता रहेगा और उसमें से 2 अणु ग्लूकोज का निर्माण करते रहेंगे और जो 10 अणु हैं वो पुनः राइबोलोज 5 फास्फेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो 10 अणु तो राइबोलोज 5 फास्फेट के निर्माण में सहायक होते हैं, और केवल 12 अणुओं में से 3PGL के में से केवल 2 अणु ही ग्लूकोज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो केवल 2 अणु ही मिलकर के ग्लूकोज का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अब इनमें से कैसे करेंगे देखो, ये जो 3PGL का एक अणु है ये आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से, आइसोमरेज जो एंजाइम है उसकी सहायता से 3 कार्बन परमाणु वाला 3DHAP बनाता है। यहाँ पर मैंने DHAP का पूरा नाम लिख रखा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या लिखा हुआ है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। एक अणु है 3PGL का, तो 3PGL का जब एक अणु है तो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3DHAP का भी कितने अणु बनाएगा? एक अणु बनाएगा। बना लिया एक अणु, ये बन गया। अब देखना बहुत ध्यान से, अब ये 3DHAP का एक अणु और 3PGL का एक अणु, ये दोनों मिलकर के और यहाँ पर बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्या बनाते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। एक बार फिर से देखो, ये 2 अणु है, एक अणु यहाँ रहा, एक ये रहा। 3PGL के एक अणु है। एक अणु क्या करता है? पहले आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है। अब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जब फास्फेट बन जाता है तो ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इसके एक अणु के साथ मिलकर के 3PGL के एक अणु के साथ मिलकर के और 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण करता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये दोनों मिल गए, ये वाला और ये एंजाइम है यहाँ पर एल्डोलेज। और तो यहाँ पर एक बार फिर से 3PGL का एक अणु, DHAP का एक अणु एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,6 डाइफास्फेट बनाते हैं। दोबारा से लिख दिया मैंने एल्डोलेज, एक बार ही लिखना है। 1,6 डाइफास्फेट बनाते हैं। अब आगे देखो क्या होता है। अब ये जो 1,6 डाइफास्फेट है ये फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाते हैं। क्या बनाते बेटाओ? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना है ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोमरेज जो एंजाइम है उस आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट इसके साथ जल जुड़ जाता है और ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि राइबोलोज 5 फास्फेट से राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट CO2 को ग्रहण किया, और CO2 को ग्रहण करने पर इस चक्र के द्वारा ग्लूकोज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमने ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है। तो ग्लूकोज का निर्माण हो गया। यहाँ पर ग्लूकोज के निर्माण में 3PGL के जो 12 अणु में से 2 अणु ग्लूकोज के निर्माण में काम आते हैं। अब बाकी के शेष 10 अणु हैं जो पुनः राइबोलोज 5 फास्फेट बनाते हैं। अब इनमें भी क्या होगा, देखो ये जो 3PGL के जो अणु हैं ये बढ़ जाते हैं। फिर कैसे बटेंगे, ये यहाँ पर इस तरीके से बढ़ जाते हैं, 2-3 भागों में ये बढ़ जाते हैं। कैसे बटेंगे, 4 अणु तो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, 2 अणु एक स्थान पर होते हैं, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। या हम ऐसा लिख सकते हैं, इधर देखो 2 अणु तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और 4 अणु यहाँ पर ले लेते हैं। ऐसे जो बढ़ते हैं वो इस हिसाब से 4 और 2 6, और 2 अणु 6 और 2 8, और फिर 2 अणु 8 और 2 10, टोटल 10 हो गए। 2 अणु 4 अणु 2 अणु और 2 अणु, टोटल कितने हो गए, 10। अब देखो क्या होता है, ये जो 3PGL के जो 4 अणु होते हैं, कितने अणु है बेटा, 4 अणु। ये 4 अणु जो 3PGL के होते हैं वो आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से DHAP के 4 अणु बनाते हैं। यहाँ पर देखो एक अणु 3PGL का आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से DHAP के 1 अणु बनाया है, लेकिन यहाँ पर 4 अणु हैं, तो जो आइसोमरेज एंजाइम होगा उसकी सहायता से 3DHAP के कितने अणु बनाते हैं, 4 अणु बन गए। 3DHAP के 4 अणु, 10 में से 4 अणु ने तो 3DHAP बना लिया 4 अणु ने 3DHAP। अब क्या होता है, ये जो 3DHAP बना है, ये जो 3DHAP बना है जो हमारा, इस 3DHAP में इसके 4 अणु हैं 3DHAP के, और इसके 2 अणु किसके, 3PGL के। जैसे यहाँ पर है ना, DHAP का 1 अणु और PGL का 1 अणु, दोनों ने मिलकर के फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनाया है। क्या बनाया यहाँ पर, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो इसी प्रकार से ये जो 3DHAP का जो 4 अणु है 3DPHA के, और 2 अणु हो गए आपके किसके, PGAL के, ये मिलकर के बनाते हैं आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट 1,6 डाइफास्फेट, सॉरी, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। एक बार फिर से देखो, टोटल 10 अणु है, ये समझो 10 में से 4 अणु ने तो DHAP का निर्माण कर लिया, और ये DHAP के जो 4 अणु हैं फिर ये और जो 2 अणुओं से मिले हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मिले हैं ना, ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनाया है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन गया। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो बना है, इसके यहाँ पर 2 अणु बने हैं। कितने अणु बने हैं बेटा, 2 अणु, क्योंकि यहाँ पर 4 अणु है DHAP के। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर इस स्थान पर ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के जो 2 अणु बने हैं, तो 2 तो इसमें 3PGL के हैं, और 4 में से 2 ही इसमें DHAP के हैं, 2 बकाया और है। ध्यान रखना है, 4 में से 2 अणु केवल DHAP के, इसके केवल DHAP के कितने अणु हैं, 2 अणु, 2 अणु DHAP के हैं।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये 3DHAP और 3DHAP के कितने अणु है बेटा? 4। इसमें से 2 अणु, ये ध्यान रखना है, इसमें से 2 अणु, 2 ये रहे इसके DHAP के, 2 है आपके PGL के, तो ये 2 अणु आपस में मिलकर के फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के कितने अणु बनाते हैं? 2। कितने बनाते हैं? 2। यहाँ पर 1 अणु बना है इन दोनों का, और यहाँ पर कितने अणु बनाते हैं? 2 अणु बनाते हैं। बन गए 2 अणु। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो जाता है आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट। किस में चेंज हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। जैसे यहाँ पर बदला है, देखो, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया, बदल गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब क्या होगा देखना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या होगा? ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना हुआ है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट 2 अणुओं से क्रिया कर, कितने अणुओं से? 2 अणुओं से। यहां पर फ्रक्टोज जो 6 फास्फेट है, इसके कितने अणु हैं? 2 अणु हो गए फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 अणु। अब क्या होता है कि एक बार फिर से देखो, 2 अणु, ठीक है, 4 अणु, 2 अणु और 2 अणु, टोटल बट गए अपन के 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, हो गए 10। अब देखो इसमें 10 में से जो 4 अणु हैं, रिपीट कर रहा हूं, 10 में से जो 4 अणु हैं, वो 4 अणु DHAP का निर्माण करते हैं। 4 अणु किसका निर्माण करते हैं? DHAP का। तो 4 अणु DHAP का निर्माण करते हैं 10 में से। अब ये जो 4 अणु बने हैं DHAP के, ध्यान रखना है, इसमें से 2 अणु, 2 अणु तो यह काम मारे, देखो आगे 2 अणु, प्लस 3PGL के 2 अणु, ये 3PGL के 2 अणु, ये वाले 2 तो इसके और 2 इसके, दोनों के कितने हैं? 2 अणु हैं। एक बार फिर से सुनो, 2 इसके हैं 3PGL के, और 2 किसके हैं? DHAP के, और आपस में मिलकर के फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। P को फास्फेट बोलते हैं, F को फ्रक्टोज बोलते हैं, तो फ्रक्टोज और DI इसको बोलते हैं डाई। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और इसके कितने अणु बनते हैं बेटा? 2 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। तो 2 अणु बन गए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 2 अणु बन गए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो बना हुआ है, ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये 2 अणुओं से क्रिया करता है। इसके फिर से इसके 2 अणुओं से क्या करता है? क्रिया। ये 2 अणुओं से क्रिया कर ली, दोनों आ गए PGL के, और ये जो फ्रक्टोज जो 6 फास्फेट है, पहले तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा, फिर इससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये इसके 2 अणुओं से क्या करता है? क्रिया करता है। कर ली क्रिया, और 2 अणुओं से क्रिया करके 2 पदार्थ यहाँ पर बनाता है। एक तो बनेगा जाइलुलोज 5 फास्फेट, जाइलुलोज 5 फास्फेट, 5 फास्फेट, ठीक है, और दूसरा बनेगा इरिथ्रोज 4 फास्फेट, इरिथ्रोज 4
फास्फेट, एक जाइलुलोज 4 फास्फेट और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा इरिथ्रोज 4 फास्फेट। दूसरा कौन सा बनेगा? इरिथ्रोज फॉस्फेट। तो दो इससे पदार्थ बन गए, एक ये बना है और दूसरा ये बना है। सबसे पहले फ्रक्टोज 1,6 डाइसफास्फेट के दो अणु बनेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइसफास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दो अणु और दो अणु 3PGL के, तो दो अणु बनाते जाइलुलोज 5 फास्फेट के और इरिथ्रोज 4 फास्फेट के। दो अणु तो इसके बन गए और दो अणु इसके बन गए बेटा दोनों के। ये जो अणु बने हैं ना वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट और 3PGL के दो अणु, तो दो यहाँ काम में आ गई है। और ये जाइलुलोज 5 फास्फेट और इरिथ्रोज 4 फास्फेट बन गए इरिथ्रोज 4 फास्फेट। अब क्या होता है कि ये जो इरिथ्रोज 4 फास्फेट बना है, दिखाई दे रहा है ना सभी को? इरिथ्रोज जो फास्फेट बना है इसके शेष बचे जो दो अणु हैं, क्योंकि दो अणु काम में आए, इसके शेष कितने अणु बचे? अभी दो अणु। तो अपन कैसा करेंगे, इरिथ्रोज को मैं ऊपर लिखता हूँ, जाइलुलोज को नीचे लिखता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर लिखता हूँ इरिथ्रोज 4 फास्फेट और जाइलुलोज 5 फास्फेट। ये भी दो अणु हैं, ठीक है बेटा, और ये भी कितने अणु हैं? दो अणु, दो अणु बन गए। अब ये इरिथ्रोज जो 4 फास्फेट 4P जो बना है, ये क्या करेगा? इसके दो अणुओं से क्रिया करेगा। फिर ये दो अणु आ गए और दो अणु आने के बाद इन दोनों की क्रिया होगी। दो अणु तो इसके हैं और दो अणु इरिथ्रोज 4 फास्फेट के हैं, तो यहाँ पर बनेगा सीडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट। क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? सीडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट। तो दो अणु यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो होगा सीडो हेप्टुलेज 7 फास्फेट। किसका निर्माण हुआ है? सीडो हेप्टुलेज 7 फास्फेट। और सीडो हेप्टुलेज 7 फास्फेट के भी कितने अणु बने हैं? दो। ये जो निर्माण हुआ है सीडो हेप्टुलेज 7 फास्फेट का, वो इरिथ्रोज 4 फास्फेट और जो 3DHAP के जो शेष बचे थे दो अणु, वो दो अणु यहाँ पर काम में आएंगे। तो ये 3D दो तो इधर चले गए और दो इधर इसके काम में आ गए, तो ये बन गया सीडो हेप्टुलेज 7,5, बढ़ गया सीडो हेप्टुलेज 7,5। अब क्या होता है कि ये सीडो हेप्टुलोज जो 7,5 है ये वाला, ये इसके दो अणुओं के साथ, अब इसके दो अणुओं के साथ ये मिलेगा, प्लस होगा। ये सीडो हेप्टुलेज 7,5 इसके दो अणुओं के साथ प्लस होता है, और इसके जब दो अणुओं के साथ प्लस होता है तो यहाँ पर पदार्थ बनता है आपका राइबुलोज। यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा राइबोज 5 फास्फेट। राइबोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 फास्फेट के कितने अणु बनेंगे? दो अणु बनते हैं। और जाइलुलोज जो होता है 5 फास्फेट, राइबोलोज 5 फास्फेट के दो अणु बन गए। अब जाइलुलोज 5 फास्फेट इसके दो अणु, जाइलुलोज जो फास्फेट है इसके और राइबोलोज 5 फास्फेट इसके दोनों, ये आपस में मिलकर और बनाते हैं राइबोलोज 5 फास्फेट के कितने अणु बनाते हैं? 6 अणु बनाते हैं। कितने अणु बन गए? 6 अणु बन गए। तो दो अणु जो है आपस में मिलकर के, और ये दोनों इसके 6 अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एक बार फिर से देखो, यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 ये बांट दिया। 4 अणु हैं, ये जो 4 अणु हैं इनमें से जो 2 अणु हैं
वो तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना लिए, तो 2 तो इसमें काम आ गए इसके DHAP के 4 अणु। अब इसके 2 अणु और इसके 2 अणु दोनों ने मिलकर के फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट ने 3PGL के 2 अणुओं के साथ मिलकर के बनाया है इरिथ्रोज 4P 4 फास्फेट और जाइलुलोज 5 फास्फेट के 2 अणु, और इरिथ्रोज 4 फास्फेट के भी कितने अणु बन गए? 2 अणु बन गए 2 अणु। इसके बाद क्या होगा कि ये जो इरिथ्रोज 4 फास्फेट है, शेष बचे जो DHAP के 2 अणु हैं, क्योंकि DHAP के भी अणु अभी शेष बचे हैं 2, तो DHAP के जो अणु शेष बचे हैं ये दोनों प्लस हो रहे हैं। DHAP के 2 अणु और इरिथ्रोज 4 फास्फेट के 2 अणु, इनने मिलकर के सीडोहेप्टुलोज 7,5 के 2 अणु बना लिए। सीडोहेप्टुलोज 7,5 के कितने अणु बन गए? 2 अणु। अब ये जो सीडोहेप्टुलोज 7,5 है, इसके साथ में ये प्लस होते हैं इसके 2 अणु, ये और इसके 2 अणु जब प्लस होते हैं तो यहाँ पर बनता है राइबोज 5 फास्फेट। क्या बनता है बेटा? यहाँ पर राइबोज 5 फास्फेट, और ये राइबोज 5 फास्फेट और ये जाइलुलोज 4P, ये दोनों मिलकर, एक ये और एक ये, और ये दोनों मिलकर पुनः राइबोलोज 5P का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं इस पूरे चक्र में कि CO2 का अपचयन होता है, CO2 अपचयित होकर के, और यहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है बेटा? निर्माण हो रहा है। तो 3PGL के 12 अणु में से 2 अणु ग्लूकोज के निर्माण में भाग लेते हैं, बाकी के जो 10 अणु हैं वो 10 अणु बाकी के राइबोलोज 5 फास्फेट का पुनः निर्माण करते हैं। तो ये आपका जो पूरा चक्र है ये केल्विन बेंसन चक्र है, और इस चक्र को आप पूरी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखना है। ये इसकी फुल फॉर्म है, जो भी मैंने शॉर्ट में लिखाई है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। PGA को क्या बोलते हैं? PGL को, F को, P को, DHAP को, DI को। उसके बाद आपका ये पूरा चक्र है। तो इस पूरे चक्र को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रजिस्टर में अच्छी तरीके से इसको उतार लेना है, जिस तरीके से मैंने, क्योंकि वो लिखेंगे इसी प्रकार से हम, ये पूरा आपका चक्र है, और अच्छी तरीके से इसको ऐसे कैसे नोट कर लेना है। वीडियो में से ही आपको इसमें नोट करना है, क्योंकि पहले जब क्लास में बनवाई थी तो वो बच्चों ने जो रजिस्टर में लिख रखा है उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां कर रखी है। तो आप, वैसे मैं आपको भेजूंगा थ्योरी में भी, तो उसमें आपके समझ में नहीं आएगी। तो आप जो मैंने यहाँ पर जो वीडियो में आपको दिखाई गई है, तो इसको देख करके और आप पूरा रजिस्टर में इसको अच्छी तरीके से साफ, दोनों पेज बिल्कुल साफ होने चाहिए और दोनों तरफ अच्छी तरीके से इसको दूर दूर लिखना है, ठीक है? जहाँ तक संभव हो आप फुल फॉर्म भी इनकी लिख सकते हो, जो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, ठीक है? तो ये केल्विन बेंसन चक्र है, बहुत ही मोस्ट चक्र है। इस चक्र को पूरा याद करने से एक ग्लाइकोलाइसिस वाला जो चक्र है वो पूरा होगा आपका, वो भी याद हो जाएगा। एक चक्र को याद करने से 2 चक्र याद होंगे, वो हम आगे बताएंगे कि कैसे याद होगा। फिलहाल आपको ये पूरी जो चक्र है केल्विन बेंसन चक्र, इसको रजिस्टर में ही लिखना है आपको, ठीक है? ये आपको मैंने बता दिया है, बार बार फिर से कह रहा हूं, इसको वीडियो में से ही देख करके रजिस्टर में लिखना है ताकि आपसे गलती नहीं हो। और नेक्स्ट फिर हम लेके आएंगे कल अगला चक्र। थैंक यू। हो गए? नहीं हुआ?